तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आज की हमारी वीडियो अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी के वातावरण के बारे में होने वाली है। अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि नेचर ने उसे बनाया ही ऐसे है, जिसका रीजन हम सबको पता है। यार, जहां तक इंसान या फिर उसके बनाए हुए रॉकेट स्पेस शटल्स जा सकते हैं, वहां तक भी अभी कोई ऐसा प्लेनेट कंफर्म नहीं किया गया है जहां डेफिनेटली कोई दूसरी सभ्यता यानी एलियंस वगैरह रहते हो। तो जाहिर सी बात है कि अर्थ ही करोड़ों अरबों किलोमीटर तक ऐसा प्लेनेट है जिसपे एक सही एटमॉस्फेयर है। नहीं तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न वगैरह पे भी तो कभी बारिश आने लगती है तेजाब की, तो कभी भयंकर तूफान आ जाता है। तो अगर कुदरत ने इसे बनाया तो काफी सोच समझ के ही बनाया होगा, जिसका रीजन आज हम इस वीडियो में बारीकी से जानने वाले हैं। और इतना ही नहीं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स, उनके टाइप्स, साथ ही रेडिएशन, कॉस्मिक रेज, जिनसे बचाने के लिए ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, इन सबको दिखेंगे। तो एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं अवर मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर गैसेस की चादरों से बना हुआ है जो रेडिएशन और कॉस्मिक रेज बाहर अंतरिक्ष से आती है उन्हें रोकता है। ये एक चादर की तरह काम करती है जो अर्थ का टेम्परेचर गर्म रखने में मदद करती है, क्योंकि स्पेस का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस है। ये इतना ठंडा इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, ओनली वैक्यूम। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में होते हैं, जैसे मीटियोर्स, स्पेस शटल्स और भी कई तरीके के पार्टिकल्स, वो सब फ्रीज क्यों नहीं होते? तो अगर किसी चीज को अपना टेम्परेचर बैलेंस रखना है तो उसे या तो थर्मल कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन का सहारा लेना पड़ता है पृथ्वी पर। तो थर्मल कंडक्शन मतलब हीट का ट्रांसफर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जिन सब का टेम्परेचर अलग अलग होता है, मतलब पूरी बॉडी का एक ही टेम्परेचर नहीं होता। अगला कन्वेक्शन यानी हीट का ट्रांसफर लिक्विड या मॉलिक्यूल्स के जरिए। लेकिन स्पेस में अर्थ जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स मिलना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर स्पेस में ऑब्जेक्ट्स को अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है तो उन्हें इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए -270 डिग्री सेल्सियस जैसे ठंडे टेम्परेचर में भी चीजें फ्रीज नहीं होती। तो चलिए अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो 6 तरीके की लेयर्स अर्थ को कवर करती है। पहली, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपो मतलब बदलाव। इसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस एरिया में वेदर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, गैसेस आपस में मिक्सअप होती रहती है। अर्थ की स्टार्टिंग लेयर यही होती है जो करीब जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर होती है। एटमॉस्फेरिक एयर का 75% एरिया और लगभग सभी वाटर वेपर्स जो बादल बनाने में काम आते हैं और फाइनली मिलकर बारिश लाते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही कवर होते हैं। गैसेस का रेशियो ट्रोपोस्फेयर के अंदर कुछ इस तरीके से होता है: 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और वाटर वेपर्स वगैरह। क्या आपको पता है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दोनों की बाउंड्री को ट्रोपोपोज बोला जाता है? लाइट एयरक्राफ्ट बैलून्स जैसे हॉट एयर बैलून्स वगैरह वगैरह जो होते हैं, इसी रीजन में उड़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर के रीजन तक आते आते एयर की डेंसिटी घट जाती है और वो पहले से भी ज्यादा पतली हो जाती है, इसलिए वहां का टेम्परेचर -51 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दूसरी आती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेट मतलब लेयर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर की अपनी खुद की ही लेयर्स होती है। प्लेन वगैरह यानी जो हैवी एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में ही उड़ते हैं। ये तुरंत ट्रोपोस्फेयर के बाद स्टार्ट हो जाती है और 50 किलोमीटर ऊपर जाकर खत्म होती है। ओजोन लेयर जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सूरज से आती है उसे एब्जॉर्ब करके अर्थ पे आने से रोकती है, उसकी स्टार्टिंग भी यहीं से हो जाती है। स्पेशल तरीके के बैलून्स जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं और क्लाइमेट रिसर्च करते रहते हैं, जिनकी वजह से आज वेदर फोरकास्टिंग मुमकिन हो पाई है, वो इसी रीजन में अपना चक्कर लगाते रहते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो क्या आपने नोटिस करा कि ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर तो -51 डिग्री सेल्सियस था और स्ट्रेटोस्फेयर का -15 डिग्री, जबकि ऊपर जाते वक्त तो ठंड बढ़नी चाहिए थी। तो मेरे भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां ओजोन लेयर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जो गर्मी पैदा करने लगती है, इसलिए वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आती है मेसोस्फेयर, जो कि थर्ड लेयर होती है, जिसकी हाइट 85 किलोमीटर तक होती है।
स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर की बाउंड्री को स्ट्रेटोपोज बुलाया जाता है। इस लेयर में थोड़े कम एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सन से आती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। मीटियोर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। ये वो पत्थर का टुकड़ा या फिर मैटर होता है जो स्पेस में तोड़फोड़ चलने की वजह से टूट जाता है और जहां मर्जी वहां गिर जाता है। अगर कोई मीटियोर अर्थ के अंदर एंटर करता है तो वो मेसोस्फेरिक रीजन में ही जलकर राख बन जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो मेसोस्फेयर का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये सारी एटमॉस्फेरिक लेयर में सबसे ठंडी टेम्परेचर वाली लेयर पाई जाती है। ये इतनी ठंडी होती है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो आइस क्लाउड्स बन जाते हैं। और इन आइस क्लाउड्स को आप ऐसे देख सकते हो कि नीले या फिर सफ़ेद रंग के दिखते हैं, जिन्हें पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स भी बुलाया जाता है। तो यार आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 3 लेयर्स और बची है, यानी अभी और ऊपर जाना बाकी है, तो ठंड अभी और बढ़नी चाहिए थी। लेकिन मेरे भाइयों, आगे की लेयर्स के टेम्परेचर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए उस तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है थर्मोस्फेयर। थर्मो मतलब हीट। इस लेयर का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हॉट होता है, करीब 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक या उससे भी ज्यादा। 2000 डिग्री सेल्सियस में तो मेरे भाई लोहा भी पिघल जाता है। आखिर ये इतना गर्म क्यों होता है? इससे नीचे वाली लेयर्स यानी मेसोस्फेयर में तो -90 डिग्री था और अब सीधा 2000 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे भाई इसका रीजन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन से आती है, या फिर विजिबल लाइट और हाई एनर्जी गामा रेडिएशंस। इन सबको थर्मोस्फेयर 90% तक एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी का 10% नीचे वाली लेयर्स के लिए छोड़ देता है। इसी रीजन की वजह से थर्मोस्फेरिक पार्टिकल्स हीट अप हो जाते हैं और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर की बाउंड्री को मेसोपोज बोला जाता है। इसकी हाइट अर्थ से लेकर 600 किलोमीटर तक ऊपर होती है। और क्या आपको पता है सैटेलाइट्स भी थर्मोस्फेरिक और एक्सोस्फेरिक रीजन तक उड़ती है। ये पूरे एटमॉस्फेयर की सबसे मोटी लेयर होती है, इसलिए यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, वो यहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है आयनोस्फेयर। पता नहीं ज्यादातर लोग इस लेयर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और इसके बारे में बताना छोड़ देते हैं, जबकि ये लेयर भी बाकी लेयर जितनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का आयोनाइज्ड पार्ट होता है जिसकी हाइट 965 किलोमीटर तक होती है। आयनोस्फेयर के पार्टिकल्स सोलर रेडिएशन की मदद से आयोनाइज्ड होते हैं। तो आयोनाइज्ड का मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल को चार्ज करके इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम या मॉलिक्यूल बना देना। तो जैसा कि आयनोस्फेयर के पार्टिकल सोलर रेडिएशन की मदद से आयोनाइज्ड होकर चार्ज होते हैं, इसीलिए स्पेस में बदलते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंडीशंस का उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इस लेयर का टेम्परेचर 226 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम जाता है। रीजन आप सबको पता है, रेडिएशन। लास्ट आती है एक्सोस्फेयर। एक्सो मतलब आउटसाइड, यानी ये नाम सबसे बाहर की लेयर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी हाइट मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर तक अर्थ के एटमॉस्फेयर से जा सकती है। इस हाइट तक आते आते एटम्स और मॉलिक्यूल्स अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़कर स्पेस में भाग जाते हैं। जो हायर ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट्स होती है वो इस रीजन में ही अर्थ के ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देती है और एक्सोस्फेयर का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बस यही लेयर्स होती है जो अर्थ को सेफ रखने में मदद करती है, वरना अगर ये लेयर्स ना हो तो सूरज के भयंकर किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ना चालू हो जाएंगी और सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर धरती को भस्म कर देंगी। तो चलिए अब रेडिएशंस और कॉस्मिक रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेडिएशन नाम तो बहुत सुना है, लेकिन आखिर ये होती क्या चीज है? आसान भाषा में अगर समझाऊं तो एनर्जी का बाहर निकलना वेव्स और पार्टिकल्स की फॉर्म में, जो सीधा स्पेस से आती है या फिर किसी मेटीरियल मीडियम से, जैसे रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट्स और एक्सरेज वगैरह से आती है। तो क्या अंतरिक्ष पूरा रेडिएशन से भरा हुआ है? तो इसका आंसर है यस। अर्थ की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, जो हमने अभी कुछ ही समय पहले डिस्कस करी है, उससे बाहर निकलते ही पूरा रेडिएशन से भरा ब्रह्मांड चालू हो जाता है और वहाँ की रेडिएशन अर्थ पे पाए जाने वाली रेडिएशन से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। अब आती है कॉस्मिक रेस। तो ये कॉस्मिक रेस क्या होती है? तो ये एक पूरी हाई एनर्जी प्रोटॉन्स और एटम न्यूक्लियाई का मिश्रण होता है जो स्पेस से ही आता है और ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। क्या कॉस्मिक रेस ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है? तो इसका भी आंसर है यस। कॉस्मिक रेस का कोलिजन अगर ह्यूमन बॉडी के साथ हो जाए तो वो सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इतना कि वो पूरा डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ सकता है। तो इसीलिए प्रकृति ने हमें बचाए रखने के लिए इतने बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं
और हम जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन इंतजामों को बर्बाद करें। अगर हमने उन इंतजामों को बर्बाद कर दिया तो ब्रह्मांड की बुरी शक्तियां एक सेकंड नहीं लगाएंगी हमें नष्ट करने में। तो अगर हम चाहे तो हम इसे रोक सकते हैं। आफ्टर ऑल मैंने प्लेलिस्ट खोली ही इसलिए ताकि मैं आपको वातावरण के ऊपर अवेयर कर सकूं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।